हरियाणा प्रदेश में सद्भावना यात्रा निकाल रहे कांग्रेसी नेता एवं पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को एकता की नसीहत देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर कहा कि शहरी क्षेत्र में ऐसा संभव है और राहुल गांधी जी ने साक्ष्य के साथ ये बात कही भी थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर विजेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी की मान्यता है कि वह ठेके की नौकरी और ठेके की व्यवस्था तैयार करती है। सेना में अग्निवीर जैसी नौकरी देकर ठेके पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 56% शिक्षकों की पोस्ट सरकारी स्कूलों में खाली पड़ी है और 39% हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद भी खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव में सेकंड प्लेयर के रूप में मजबूती के साथ लड़ी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त है। कांग्रेस के ही नेता बीजेपी में शीर्ष स्तर पर शामिल हैं। अब हरियाणा के लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है कि कांग्रेस ही हरियाणा का विकास कर सकती है और उन्होंने कहा कि फिलहाल सीएम चेहरे की बात नहीं है, बल्कि बदलाव की जरूरत है। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक। बहुत संभावना है जी, खास तौर पे जो शहरी क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर भी मैं मान सकता हूँ कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनको पता है कि उनके पड़ोस में कौन है। ग्रामीण क्षेत्र में शायद ये संभावना नहीं मिलेगी कि एक कमरे के पते पे 200 वोट मिल जाएं और वो 200 वोट पुगा भी दी जाएं चुनाव के दौरान। लेकिन शहरों में तो बहुत संभावना है इसकी। वहाँ तो पड़ोसी को यही नहीं पता कि तेरे घर में पड़ोस में रह कौन रहा है। तो वहाँ यदि ये उम्मीद रखें हम कि जो वहाँ के जो इलेक्शन एजेंट हैं, और मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, ये जो सोसाइटीज़ हैं इनमें तो घुसने भी नहीं देते किसी को। तो वहाँ आपकी पार्टी का एजेंट जो है वो मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी 4 आदमियों के भी उसमें जानता होगा। और देखिए, सारी बात ये है कि वोट चोरी को आप एक साधारण बूथ की वोट चोरी ना समझें। इसका आयाम जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है और इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस पे सबसे कम तवज्जो गई वो था अलांड का केस, जो मेरे ख्याल से कर्नाटका की कॉन्स्टिट्यूंसी थी या महाराष्ट्र की थी शायद, जिसमें करीब 6,500 वोट कटे थे, जिसमें जिसकी कटी है वोट उसको भी नहीं पता था और जिसकी शिकायत पे कटी है उसको भी नहीं पता था। और वो मैनुअली नहीं कटी थी, वो सिस्टम के थ्रू कटी थी, बैक एंड से। तो यदि वैसी चीज़ आपके इलेक्टोरल रोल में हो सकती है तो क्या तो फिर BLO करेगा और क्या कोई पार्टी का एजेंट करेगा। वो तो यदि किसी, ये क्या बोलते हैं इनको, ये जो गुड़गांव वगैरह में ये जो बैक एंड पे जो काम होते हैं सारे कॉल सेंटर्स, तो अगर वो कॉल सेंटर्स के माध्यम से यदि आपका इलेक्टोरल रोल में ही धांधली हो जाएगी तो फिर तो उसका जो स्कोप है उसकी शायद मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो किस हद तक हो सकती है। ये अलान का केस लेकिन एक्सपोज शुरू में ही हो गया था तो इस पे कार्रवाई हो गई थी। एक्सपोज कैसे हो गया था कि एक खुद जो कर्मचारी उस एक्सरसाइज में थी उसकी खुद की वोट कटी हुई थी। तो उसको जब उसने इलेक्टोरल रोल देखा उसकी वोट उसमें कटी हुई थी और उसने अपने देखा कि उसमें किसकी शिकायत पे कटी हुई है, तो वो पड़ोसी की शिकायत पे कटी हुई थी। तो उस पड़ोसी से जब जाके मिली है उसने कहा मैंने तो ऐसी कोई शिकायत ही नहीं कर रखी, कर दीजिए, मेरी वोट कट रही है आपकी शिकायत की वजह से। तो यही मैं कह रहा था कि किसकी शिकायत पे कटी है और किसको किसकी कटी है ये भी नहीं पता लगता। और तो इसका देखिए, मैं हमेशा टेक्नोलॉजी के पक्ष में रहता हूँ, लेकिन इलेक्शन में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है उसमें मेरी रिजर्वेशन है। और उसका ग्राउंड एक बहुत बड़ा ये है, चाहे हम अपने आप को कितनी थापी मारते रहें, यूरोप और अमेरिका साइंस में और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है और हर चीज़ में उसका वो प्रयोग करते हैं, लेकिन इलेक्शन की प्रोसेस में नहीं करते। वहाँ आज भी बैलेट पेपर से वोट डलता है। जर्मनी ने शायद एक बार कोशिश की थी लेकिन उसके बाद विड्रॉ कर लिया था, आज से कोई 25-30 साल पहले। तो लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन को बड़ी सुविधा एक नज़र आती है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में। तो में गड़बड़ है, बैलेट गड़बड़ है,
पीआर में गड़बड़ है, वोट चोरी है, तो लगता कि आपकी यात्रा, आपका संघर्ष, पार्टी का संघर्ष काम आएगा? ऐसे तो फिर कभी कोई जीत ही नहीं। नहीं, फिर तो वही तो है लोकतंत्र में। अंत में तो लोगों को ही सड़क पे उतरना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अराजकता हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन देखिए, मैं ये जो वोट चोरी का किस्सा है, मैं हमेशा एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। महाराष्ट्र वो स्टेट है जहाँ पे जो आपकी आबादी की बढ़ोतरी की दर है वो रिप्लेसमेंट रेट के नीचे आ चुकी है। मतलब ये कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन या तो स्टेबलाइज कर चुकी है या घटने पे आने वाली है। उस प्रदेश में पार्लियामेंट और असेंबली के चुनाव के बीच में 4.5 महीने में 41 लाख वोट जुड़ती हैं। और वो प्रदेश जहाँ पे आपकी आबादी की बढ़ोतरी का दर देश में सबसे ज़्यादा है, बिहार, वहाँ पे 65 लाख वोट कटती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ये विरोधाभास समझा सके कि ऐसा कैसे हो सकता है, तब तो कुछ बात बने। लेकिन और देखिए, मेरा सारा जो ये वोट चोरी वाला है, राहुल गांधी जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ किए हैं, मेरा विश्वास इस पे इसलिए बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसकी वजह से। अगर वो ठीक हों, उनकी नीयत साफ हो, वो उन आरोपों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो आपको हरियाणा के संदर्भ में कह देता हूँ, ब्राज़ीलियन महिला की 22 वोट, हालांकि बात तो यहाँ 25 लाख वोट की है, लेकिन 22 वोट ब्राज़ीलियन महिला की फ़ोटो है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में भी नहीं कहा कि इसकी जांच करा देते हैं हम। हमारी जो केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है, उनका तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ये घुसपैठिए। यहाँ 22 एक विदेशी महिला की फ़ोटो की वोट बनी हुई हैं। और शायद आपकी जानकारी में हो, ये जो SIR हुआ पूरा बिहार में, जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव घुसपैठिया का चलाया था, वहाँ शायद 2 केस मिले हैं पूरे बिहार में। जो 65 लाख वोट कैंसिल होंगे, सिर्फ 2 वोट ऐसी मिली हैं जो वो जिनको आप कह सकते हो इलीगल इमिग्रेंट। या जिस प्रकार से वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं, उससे इस चीज़ को बहुत बल मिलता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। समाधान तो सड़क है भाई। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आवारा तो हो चुकी है, आप देख रहे हैं। सर, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब किसी यात्रा पे निकलता है तो बहुत कुछ अपना संदेश देने के साथ उनसे सीखता भी है। तो 20 हल्कों में क्या कुछ पब्लिक का क्या मन आप पढ़ पाए, क्या कुछ आपको अनुभव है? देखिए, एक चीज़ जो मुझे बड़ी स्पष्ट नज़र आई वो ये है कि लोगों को अभी भी हरियाणा में उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है। लेकिन ये भी है कि लोग कुछ नया भी देखना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे जो युवा वर्ग है वो कुछ नया चाह रहा है। मेरे को नहीं पता वो नया क्या चाह रहा है, लेकिन मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि हमारी यात्रा जो 20 हल्कों से होकर निकली है अब तक, उसमें जो लोग इसके साथ जुड़े हैं या जो एक जिज्ञासा लोगों में पैदा हुई है, उसका एक कारण ये है उसके मूल में कि लोग कुछ बदलाव की ओर नज़रें लगाए बैठे हैं। क्योंकि 8-9 महीने तक तो विपक्ष ऐसा लगता था प्रदेश में नदारद हो गया चुनाव के बाद, और ये आम चर्चा थी कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। तो हमारी ये जो यात्रा की जब योजना बनी है, उस समय ये चीज़ भी हमारे दिमाग में थी। तो बाकी उसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग का मैं ज़रूर कहूँगा, उनका हमारे से कुछ संपर्क बन रहा है अच्छा खासा। उनको हम जानते नहीं, उस हिसाब से पहचानते नहीं कि मिले हों कभी, लेकिन वो हमें सुझाव भी देते हैं, कोई नई बात कहने के लिए भी बताते हैं। जिस इलाके में जा रहे हों वहाँ के इलाके के इश्यूज़ के बारे में भी हमको लिख के भेजते हैं। लेकिन करीब करीब सभी ने इस चीज़ पे हमारी बात से एग्री किया है कि जी आपने मुद्दा भी अच्छा उठाया है, इससे जो संदेश देना चाह रहे हो वो ज़रूरत है हमारे प्रदेश की,
जिसे लोग शायद उस गहराई से नहीं समझ पा रहे, जो समझना चाहिए कि कितना हानिकारक हो सकता है ये। और दूसरा, उनका इस बात से भी वो हमारे से इत्तेफाक रखते हैं कि जो समय आपने चुना है वो इस चीज़ के लिए अभी है। हरियाणा की तो एक ख़ास, हरियाणा में तो ये चीज़ें बिल्कुल उभर के आ चुकी हैं अब कि आपका 1/3 प्रदेश NCR में है और उसके बावजूद आप बेरोज़गारी की दर में देश में सबसे ऊपर हो। आपके यहाँ तांता लगा हुआ है विदेश जाने का, और वो विदेश जाना बहुत महंगा है। जो मेरी जानकारी है 30 लाख से लेकर 60 लाख तक कुछ भी उसमें दिया जाता है, और सारा गैर कानूनी है। ये नहीं है कि कोई उसके अंदर, और सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है कि कम से कम उसको स्ट्रीमलाइन ही कर दें, कोई ऐसा सेल बना दें या कोई ऐसा मंत्रालय खोल दें केंद्र के स्तर पे या प्रदेश के स्तर पे, जो ये देश जहाँ बच्चे जाते हैं उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन ही हो जाए। तो सरकार की तरफ से तो कोई उम्मीद रखना बेमानी है। युवाओं को इस चीज़ से ऊपर आना पड़ेगा। ये जो धर्म और जाति और इसके नाम पे जो राजनीति खेली जा रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हानि यदि किसी की होनी है, किसी के भविष्य का के साथ खिलवाड़ होना है, तो वो युवा वर्ग है, और होने लग रहा है। लेकिन बहुत सालों पहले पढ़ा था कि अफीम धर्म की जो होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो वो कितने दिन तक उसका असर रहेगा पता नहीं, इंतज़ार करेंगे। बाकी हम तो सड़क पे हैं।